हम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है सेल्यूलर रिस्पायरेशन के बारे में। हम आपको बताएंगे कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन क्या है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, तो सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं, टूटती हैं। तो इन सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है, याद रखिएगा। तो अब सेल्यूलर रिस्पायरेशन वो मेथड है जिसमें क्या करते हैं कि ग्लूकोज या फूड को ब्रेक डाउन करके, यानी उससे क्या करते हैं, अब ये दो तरीक़े से होता है। या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बनता है, एनर्जी बनती है, तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। और एक दूसरा, फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है बग़ैर ऑक्सीजन के, या ऑक्सीजन की एब्सेंस में एटीपी प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। तो ये दो तरीक़े हैं एटीपी, किसी को हम कहते हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन। देखें बुक अब क्या कह रही है, याद रखिएगा कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और इसी के ज़रिए क्या होता है, एटीपी फॉर्म होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस तरह से ये एनर्जी पूरे सेल में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है ग्लूकोज की एटीपी में थ्रू रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, या लूज़ या गेन होगी एनर्जी। और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं जो एटीपी सिंथेसिस के लिए, इसी को रिस्पायरेशन कहा। अब एक होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, याद रखिएगा। एनएरोबिक रिस्पायरेशन को पहली बार जिस साइंटिस्ट ने काम किया इस पे, W.Foster ने रिस्पायरेशन पे काम किया, और इसने फर्मेंटेशन बताया। फर्मेंटेशन बोले या एनएरोबिक बोले, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो एटीपी या जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसी को हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। और अब होता क्या है, याद रखिएगा, इसमें जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में यानी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है या इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, और इसी वजह से हमने इसको कहा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि ये इथाइल अल्कोहल है तो अल्कोहलिक कहा। और फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड की वजह से इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दो नाम इसको दिए जाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर ईस्ट में होता है एनएरोबिकली, और कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें एरोबिक रिस्पायरेशन यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है और जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, उनमें एक फ़ेज़ है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एनएरोबिकली, और उससे यानी एक दो यानी पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं या पायरुविक एसिड बनता है, इसी को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। चलें अभी इधर आपको समझाते हैं। ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, और ये ग्लूकोज में 6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। बाद में बहुत सारे स्टेप्स, ये बाद में समझाएंगे। स्टेप्स के बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यानी 3 कार्बन वाला एक क्या होता है, कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं पायरुवेट। तो यानी याद रखिएगा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं। ग्लूकोज यहाँ ब्रेक डाउन होगा, टूट फूट जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पर ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, बाद में इस तरह के 3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट बनेंगे, तो इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो अब हम आपको ब्रीफली बताते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस का अमल असल में एटीपी प्रोड्यूस करवाना है। तो हम आखिर में आपको बताएंगे कि इसमें कितने एटीपी जनरेट हुए, तो इसको आपने गौर से देखना है कि ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो ग्लूकोज है, जो एक 6 कार्बन वाला क्या है, कंपाउंड है, ये जो ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाएगा। याद रखिएगा एनएरोबिकली ये ब्रेक डाउन होके, यहाँ ये देखें 2 पायरुवेट का मतलब है यहाँ पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और पायरुवेट एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा पहले। अब याद रखिएगा ये बहुत सारे स्टेप्स में होता है, और यहाँ पर ख़ास किस्म के एंजाइम्स यूज़ होते हैं इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए,
उसको हम कहते हैं हेक्सोकाइनेस। वो एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेस। तो इस एंजाइम की मदद से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। अब जब ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ क्या होता है, ऑल दीज एंजाइम्स फाउंड इन द साइटोसोल, और ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में, यानी उस लिक्विड में ये सारा ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है इन एंजाइम्स की मदद से। एक तो एटीपी इसमें बनता है और एनएडी बनते हैं इसमें, निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे हम कहते हैं, ये रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए। तो ग्लाइकोलाइसिस में दो फेजेस हैं, एक प्रिपरेटरी फेज़ है और दूसरा ऑक्सीडेटिव फेज़ है, जिसको हम अभी आपको बताएंगे यहाँ पे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग प्रिपरेटरी फेज़ में क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये आइसोमराइज्ड होगा, आइसोमर कहते हैं, यानी जैसे ये फ्रक्टोस ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों यानी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो चेंज है। तो पहले क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्लूकोज है ये क्या होगा, यहाँ एटीपी को याद रखिएगा, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एटीपी चाहिए। तो ये यहाँ एटीपी को यूज़ करके ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, टूट जाएगा, और यहाँ ये क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। और फिर ये फ्रक्टोज क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर ये 1,6 फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये किस में चेंज हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। यहाँ पर भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट में चेंज होने के लिए ये कितने, यानी यहाँ पर भी एक एटीपी इसको कंज्यूम करना पड़ा। तो ये 2 एटीपी यानी कंज्यूम होके फिर ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज एक 6 कार्बन का एटम है, तो इसके कार्बन नंबर 1 पर भी एक फॉस्फेट अटैच है और कार्बन नंबर 6 पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसको हमने कहा फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, क्योंकि इसके कार्बन नंबर 1 और 6 में फॉस्फेट पाया जाता है। तो अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रिपरेटरी फेज में ये हुआ कि ये फिर यहाँ जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे जो अभी आपको बता दिए थे हमने, और यहाँ पर फिर फाइनली जो फ्रक्टोज 165 फिर ब्रेक डाउन होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोराइलेटेड ट्राइओस या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन या 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड में फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें यहाँ ये क्या बना, यानी ये ग्लाइसरल्डिहाइड बना, और ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 कार्बन कंटेनिंग एक हमारे पास कंपाउंड है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये प्रिपरेटरी फेज़ कहलाता है। प्रिपरेटरी फेज़ में यानी 2 एटीपी कंज्यूम होंगे, ये आप देख सकते हैं, और 2 एटीपी कंज्यूम होके पहले एक 6 कार्बन कंपाउंड से इन्होंने यानी 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनाया, इसको कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लाइसरल 3 फॉस्फेट क्यों कहा, क्योंकि ये इसके कार्बन नंबर 3 पे यहाँ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये कहलाता है प्रिपरेटरी फेज़। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से ये ग्लाइसरल्डिहाइड बनने के अमल को कहते हैं हम प्रिपरेटरी फेज़। अब आगे आपको समझाते हैं ऑक्सीडेटिव फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ में याद रखिएगा, ये जो ट्राइओस फॉस्फेट है ये ऑक्सीडाइज करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स। यहाँ याद रखिएगा ये जो NAD था, यहाँ ये देखें ऑक्सीडेटिव फेज़ में ये NAD जो निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड का एंजाइम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, यहाँ से ऑक्सीडाइज होंगे और यहाँ ये एक्सेप्ट होंगे। तो यहाँ 2 NADH के क्या बन गए, मॉलिक्यूल बन गए, ये याद रखिएगा ऑक्सीडेटिव फेज़ में। फिर ये NAD किस में चेंज हुआ, NADH2 में, और इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, दूसरे में एक्सेप्ट हुए। और यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स 4 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ बन गए और 2 ATP मॉलिक्यूल इधर बन रहे हैं। तो ये 2,1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरेट था, फिर फास्फोग्लाइसरेट, फिर यहाँ पर फास्फो
फिनोल पायरुवेट में, तो यहाँ 4 यानी ATPs बने। तो ये आपने चेंजेस याद रखना है कि जैसे NAD से NADH2 में कन्वर्ट होगा, ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड था। फिर यहाँ इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा क्योंकि लॉस हुए 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन दूसरी जगह पे गेन हो गए, तो इस वजह से इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ 4 ATP मॉलिक्यूल बन गए ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और NADH2 ने 4 ATPs बनाए, और 2 NATP यहाँ पे नेट गेन हो जाते हैं। और फिर यहाँ स्टूडेंट्स एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है यहाँ पे इसकी मदद से, और इसी को हम कहते हैं पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग एक कंपाउंड है। तो ये ऑक्सीडेटिव फेज़ था, और ये जो ऑक्सीडेटिव फेज़ है इसमें ये 2 ATP यानी नेट गेन हमारे पास 2 ATPs फॉर्म होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने आपको ग्लाइकोलाइसिस समझाया। तो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एक 6 कार्बन कंपाउंड यानी ब्रेकडाउन होके 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसे पायरुवेट कहते हैं, और ये प्रोसेस एंजाइम्स की मदद से होता है। और यहाँ पर 2 ATP चाहिए इसको स्टार्ट होने के लिए, और बाद में 4 ATP और 2 NADPH2 यहाँ फॉर्म होते हैं, और जो बाद में सेल के पूरे प्रोसेस में यूज़ होते हैं। और ग्लूकोज से यहाँ ग्लाइसरल्डिहाइड बनने का अमल प्रिपरेटरी फेज़ है। फिर ग्लाइसरल्डिहाइड से यहाँ पायरुवेट बनने के अमल NAD से NADH2 और 4 ATP बनने वाले इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये देखें, फास्फोराइलेटेड ट्रायोस फॉर्मेशन करे पायरुवेट की ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है दूसरे हम आपको लेक्चर में समझाएंगे।